नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन 2D। सही है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक की सारी कंडीशनें, सारे के सारे नियम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दो आकृति के बारे में आप लोगों को क्लियर करूंगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि कौन कौन सी आकृति हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए थे क्लासरूम के अंदर, या फिर जो लोग नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो पर, वो क्या करें कि अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब का हम नहीं छोड़ने वाले हैं, जो भी पेपर में उस कंसेप्ट के हिसाब से आया हुआ है। सही है, तो सबसे पहले तो आप फिगर्स को एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन सी फिगर मेंसुरेशन 2D में आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और सबसे पहले हम किसका यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे भाई, सबसे पहले वर्ग को। सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं? वर्ग। इस आकृति के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। हम पढ़ने वाले हैं क्या? समचतुर्भुज। इसके बाद स्टार्टिंग होगी आयत की। किसकी स्टार्टिंग होगी? आयत की। फिर इसके बाद स्टार्टिंग होगी समांतर चतुर्भुज की। किसकी स्टार्टिंग होगी? समांतर चतुर्भुज की। इसके बाद धीरे धीरे हम चलेंगे त्रिभुज की ओर। फिर उसके बाद व्रत पढ़ेंगे, अर्धव्रत पढ़ेंगे। उस तरीके से हम समलंब और बाकी अन्य आकृतियों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा। कई बातें मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान दें कि कई बातें ऐसी बोल दी जाती हैं यहाँ पर जो आपने जल्दी से नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। एक एक आकृति को पढ़ेंगे, उसके नियम को सीखेंगे, क्या होती है उसमें सारी कंडीशनें। उसके बाद उसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि क्या वाकई हम अब वर्ग का सवाल अगर पेपर में आएगा तो हम उसको बना भी लेंगे कि नहीं बना पाएंगे। ये बात सबको क्लियर समझ आ गई, ठीक है। आप प्रयास ये करना, और मैं आप लोगों को ये गारंटी ये कह सकता हूँ कि कोई भी किताब हो आपके पास, चाहे घटना चक्र हो, चाहे SSC किरण हो, कोई भी आपकी किताब है, तो उससे आप उस आकृति के बाकी अन्य सवाल लगा कर देखिएगा, आपके डेफिनेटली सही होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग। तो आप जल्दी से आकृति बना लीजिएगा। मैं भी यहाँ पर अपनी आकृति को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? वर्ग को। वर्ग का नामकरण मैं यहाँ पर कर देता हूँ ABCD, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वर्ग पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, ठीक है। इस आकृति को क्या बोलते हैं? वर्ग। और साथ में अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखो होता क्या है। सबसे पहली बात तो इसके कीवर्ड्स को जानने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल पेपर के अंदर किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है इस आकृति का क्षेत्रफल, ठीक है। इस आकृति का क्षेत्रफल अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है क्या? एरिया, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है? एरिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पेरीमीटर। क्या पूछा जाएगा? पेरीमीटर। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? परिमाप। क्लियर है? उसके बाद यहां पर जिक्र आएगा डायगोनल का, ठीक है। इसको बोलेंगे विकर्ण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विकर्ण। तो इसको भी सीख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक बार हम किसको समझ लेते हैं? क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल होता क्या है? जैसे मैं आपसे अगर कहता हूं कि मैंने A पॉइंट से, ये मान लीजिए मेरे पास एक कटर है, ठीक है, काटने वाला। मैंने इस लाइन से इसको इस तरीके से काटने का प्रयास किया। किसको काटने का प्रयास किया? इस व्हाइट बोर्ड को। तो इस बात को समझिए, अगर मैं इसको काटूंगा तो आप समझ रहे होंगे ये जो सीट आपको दिखाई दे रही है व्हाइट बोर्ड की, इस तरीके से बाहर निकलेगी। और बाहर निकलेगी तो आप समझ रहे होंगे ये अपने आप में क्या होगा? ये जो सीट होगी ये अपने आप में क्या होगी? क्षेत्रफल कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल कहलाएगी। आप इसको थोड़ा सा उस फिगर के हिसाब से देखिएगा। अगर आप इस सीट को बाहर निकाल चुके हैं तो वो अपने आप में क्या है? वर्गाकार सीट है। अब वर्गाकार सीट का अगर आपसे कभी भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे वो फॉर्मूला होगा भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान
बराबर होता है। लिख लीजिए आप जल्दी से, वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है। कहने का मतलब अगर ये आपके पास 14 सेंटीमीटर है तो आप आंख बंद करके तुरंत कह दोगे ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये भी कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। साइडें आपको सेंटीमीटर में दी जा सकती हैं, मीटर में दी जा सकती हैं, जो भी आपको दिया जाएगा उस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद भुजा आप लोगों को मालूम पता चल चुकी है, मतलब कोई भी अगर एक भुजा होगी तो बड़े आसानी से आप क्या करेंगे, जैसे क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। उसके बाद परिमाप की बात करते हैं। देखो परिमाप होता कहाँ पर है, मतलब ये जो शब्द है परिमाप, ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्या होता है परिमाप, उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, इस ए पॉइंट पर हूँ, यहाँ से मैंने चलना प्रारंभ किया और इस बाउंड्री पर, ठीक है, इस बाउंड्री पर मैं चल रहा हूँ इस तरीके से और वापस मैं चलते चलते कहाँ पर आ चुका हूँ, वापस ए पर आ चुका हूँ। तो अपने आप में ये जो चली गई दूरी है, ठीक है, ये मेरे द्वारा जो चली गई दूरी है, बाउंड्री पर जो चली गई दूरी है, वो अपने आप में क्या है, परिमाप है। कोई भी अगर वर्गाकार आकृति है, अगर आप उसके चारों ओर अगर घूम रहे हो तो इसका मतलब कहाँ पर घूम रहे हो, परिमाप पर। जब कभी भी आपसे वर्ग का परिमाप पूछा जाए तो डायरेक्ट जो मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला बता रखा है वो क्या है, 4a। अच्छा, ये बात भी यहाँ पर समझ लेते हैं, ये 4a हुआ कैसे। a का मतलब क्या है, यहाँ पर a मतलब भुजा, ठीक है, आप कह सकते हो कि 4 गुणा कितना हो जाएगा, भुजा। ये बात सबको क्लियर समझ आ गई। अब ये 4a कैसे हुआ, इसको भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए अगर मेरी साइड, अगर भुजा क्या है, a है, तो इसका मतलब ये भी a रहने वाली है। मैंने आपसे कहा भी था अभी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का मतलब a चला मैं, फिर a चला, फिर a चला, फिर a चला, तो कहने का मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a टोटल कितना हो चुका है, 4a। तो इसलिए डायरेक्ट आप कह सकते हैं परिमाप कितना हो चुका है, 4a। जल्दी से आप इस बात को एडमिट कर जाइएगा कि हम कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। जो भी आकृति मैं यहाँ से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा वो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, विकर्ण की अगर बात करें, ठीक है, विकर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो जरा ध्यान दो। विकर्ण अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो सबसे पहले विकर्ण को जानने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि वर्ग के प्रत्येक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण का मान हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पर ये कितना है, 90, उसी तरीके से कितना है, 90। बात समझ आ गई होगी, सही है। और ये भी बात हमेशा ध्यान रखना, एक चतुर्भुज के अगर कोण को अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का अगर हम योग करें तो वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आगे आगे और जानकारी हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन जो लाइन मैं यहाँ से बोलता जा रहा हूँ उसको आप जल्दी से अपनी डायरी में नोट डाउन करते रहिएगा। अब आगे चल लेते हैं भाई। विकर्ण की अगर बात की जाए तो विकर्ण के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है √2 भुजा, √2 गुणा भुजा। ये बात सबको समझ आ रही है, √2 गुणा कितना, भुजा। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर कभी भी आपके पास अगर भुजा ए चल रही, देखो विकर्ण होता कहाँ पर है, पहले तो उसको देख लेते हैं। जैसे हमने परिमाप को अभी समझा, परिमाप कहाँ पर होता है, बाउंड्री पर। क्षेत्रफल कहाँ पर होता है, अगर मैं इस सीट को यहाँ से अगर काटने का प्रयास करूँ तो जो सीट बाहर निकाली जाएगी वो अपने आप में क्या होगी, क्षेत्रफल होगी। क्लियर है इतनी बात। अब समझ लेते हैं भाई विकर्ण कहाँ पर होगा। अब विकर्ण समझते जाना आप लोग। अगर मैं डी से बी को अगर मिलाऊंगा, डी से बी को अगर मैं मिलाता हूँ, या फिर ए से अगर मैं सी को मिलाऊंगा, तो अपने आप में ये कोने, मतलब एक कोने से दूसरे कोने को अगर आप मिलाते हैं तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, तिरछा अगर मिलाएंगे आप उसको तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, जब कभी भी विकर्ण की बात की जाए तो आप तुरंत समझ जाना विकर्ण होगा कहाँ पर है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। सभी आप जल्दी से इसके फॉर्मूले को नोट कर लें, और जो बातें हैं इसके अंदर वर्ग के अंदर मैं आप लोगों को वो समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से। जब कभी भी मान लीजिए मैं फिर से एक आकृति वर्ग की फिर से बनाने वाला हूँ, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, सब कुछ आपको क्लियर समझ आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, बड़े आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, जब कभी भी मान लीजिए अगर भुजा आपको वर्ग की दे रखी है 4 सेंटीमीटर या जो भी है, मीटर जो भी है, तो इसका मतलब ये भी 4 होगा। जब कभी भी विकर्ण निकालना होगा ना आपने, तो आपने देखो बस इतना छोटा सा काम करना है कि यहाँ पर भी 4 लिख देना है। इतना काम हो गया। आपने क्या करना है, अगर भुजा 4 दे रखी है तो यहाँ भी 4, तो विकर्ण को भी क्या लिख लोगे, 4। लेकिन एक छोटा सा काम और करना है, यहाँ पर क्या लिख देना है, √2। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्या करना है, एज इट इज जो भी भुजा होगी मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा और साथ में √2 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको जानेंगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगा समकोण त्रिभुज।
क्या बताऊंगा? समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही इस्तेमाल की जा रही है, तब जाकर के यहाँ पर कितना बन रहा है? 4√2। ठीक है, अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, वहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट भी बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि भाई किसी वर्ग का विकर्ण अगर 16√2 है और आपसे ये कह दिया जाए कि वर्ग की भुजा बताओ, तो तुरंत कह देना वर्ग की भुजा कितनी होगी? 16। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं और क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाए। अब एक बात बताओ, भुजा आ चुकी है, ठीक है, अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाए किसी वर्ग की भुजा 4.2 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 4.2 सेंटीमीटर है, पीछे दिखाई दे रहा है ना सभी को? क्लियर है? ठीक है, किसी वर्ग की भुजा कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर है। अगर विकर्ण पूछा जाए तो पॉइंट से भी मत घबराना भैया, आप पॉइंट से भी कभी नहीं घबराओगे, आप यहाँ पर तुरंत लिखोगे 4.2, ठीक है, जो भी मान है सेंटीमीटर में है या मीटर में। अब ये आपका विकर्ण ठीक नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखना था? √2 अभी हमारा रह चुका है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बातें क्लियर कर दी। ठीक है, चलिए अब जैसे एक छोटा सा सवाल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ग पर, और वर्ग पर क्या सवाल, जैसे यदि वर्गाकार आकृति का विकर्ण 144√2 सेंटीमीटर है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? क्षेत्रफल किसका? वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परिमाप बताइए। क्या बताइए? परिमाप बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भुजा बताइए। क्या बताइए? भुजा बताइए। ठीक है, तो सारे सवालों को मैंने आप लोगों से प्रिज्म और पिरामिड में शायद ये कह दिया था, और हमेशा ध्यान होना चाहिए, चाहे आप मेंसुरेशन 2D या 3D जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके उसका डायग्राम बना लें। अब डायग्राम कैसे बनेगा? वर्गाकार आकृति तो वर्ग को खींच लेते हैं, वर्ग तो हम जानते हैं ना, वर्ग खींच लिया हमने, ये देखो। ठीक है, उसके बाद उसने विकर्ण बोला तो विकर्ण को बना लेते हैं। उसने बोला कि विकर्ण 144√2 है, मैंने कहा भाई ठीक है। तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए हमारे पास? भुजा। भुजा आ गई, देखो कितनी? 144। तो तुरंत आप यहाँ पर पहली बात तो भुजा लिख दीजिएगा। ठीक है, भुजा कितनी आ गई? 144। अब परिमाप अगर हमसे पूछा गया तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × A, 4 गुणा भुजा, या आप ये कह सकते हो 144 + 144 + 1। इतना काम मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 144 × 4 करेंगे, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही था कि भुजा का स्क्वायर। जैसे भुजा यहाँ पर क्या होगी? 144 और साथ में गुणा 144, ये हो चुका है भुजा का स्क्वायर। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये थी आपकी वर्गाकार आकृति। और वर्ग से अभी तक जो सवाल नए नए तरीके से बनेंगे वो हम सीखेंगे आगे, लेकिन अभी केवल मैंने आप लोगों को ये बताना था कि क्या हम वर्ग से अभी तक सारी बात समझ पाए जो मैंने अभी तक यहाँ पर क्लियर की है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। जैसे यदि मैं ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ इस बात को। ठीक है, और वो क्या? वर्ग के प्रत्येक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, हमेशा 90 अंश हो रहेगा। ये बात हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए। वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 × A या 4 गुणा भुजा, और वर्ग का जो विकर्ण है वो √2A रहेगा। क्लियर है इतनी बात? जितनी बार आप चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी वर्ग की आकृति कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद नई आकृति को पढ़ते हैं। अब नई आकृति क्या है उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, नई आकृति क्या रहेगी? नई आकृति को आप लिख लीजिएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज। हमेशा ध्यान रखना, समचतुर्भुज जो आकृति है ना, जैसे मैं यहाँ पर, अब आप देखो तुरंत देखते साथ बता दोगे। मैं उन लोगों से ज़्यादा इस समय बात कर रहा हूँ जो लोग नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो पर, या जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी तो हम क्वेश्चन के केवल नियम को समझ रहे हैं, उसके बाद हम सीखेंगे टाइम कैसे सेव करते हैं पेपर के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, ABCD अपने आप में क्या है? एक वर्ग है। अब देखो,
हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे बोल दिया जाए ना भाई समचतुर्भुज, तो आप इस तरीके का डायग्राम बना लेना। जस्ट अ मिनट, इस तरीके का डायग्राम आप जल्दी से बना लेंगे, समचतुर्भुज। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको? रोम्बस। क्लियर है? अब होता क्या है, इस फिगर के अंदर मैंने समचतुर्भुज को ही क्यों उठाया, उसके पीछे वजह है, क्योंकि समचतुर्भुज के मैक्सिमम फॉर्मूले लगभग वर्ग के समान होते हैं। अभी देखना इस बात को, समचतुर्भुज जो है ना, समचतुर्भुज जो आकृति बनती है, मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा इसको धक्का देता हूं, किसको? एक वर्ग को, या फिर दूसरी भाषा में कहें, इसके अगर मैं ए और सी पॉइंट को अगर इस तरह से खींचता हूं तो ये आकृति बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। समचतुर्भुज में आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, या दिया जा सकता है क्षेत्रफल। तो हमेशा क्षेत्रफल आप समझ जाना। फिर से क्षेत्रफल देखो आया। क्षेत्रफल का मतलब यही है कि अगर मैं कटर मेरे पास अगर कोई है, तो अगर मैं यहाँ से इसको काटने का प्रयास करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और ये जो आकृति बाहर निकलेगी, इस शेप में जो आकृति बाहर निकलेगी, वो अपने आप में क्या होगा? ये अपने आप में क्या होगा? क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल हो गया। परिमाप को समझ लेते हैं। इसमें नेक्स्ट जो आपका शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? परिमाप। पेरीमीटर, एरिया। क्लियर है? अंग्रेजी वाले भी समझते रहे। तो इसका मतलब परिमाप कहाँ पर होगा? जैसे ए बिंदु से चले, हम यहाँ पर पहुँचे, सी पर पहुँचे, इस तरीके से बाउंड्री लाइन को टच करते जा रहे हैं हम लोग, और वापस किस पर आ चुके हैं? ए पर। तो वो क्या होगा अपने आप में? परिमाप। क्लियर है इतना? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके जो स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप जल्दी से लिख लिए, आधार गुणा ऊंचाई। हमेशा ध्यान रखना, आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसके दो फॉर्मूले हैं भाई। पहला फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/2 विकर्ण पहला गुणा विकर्ण दूसरा। ये बेसिक है भाई, और बेसिक आप लोगों को क्लियर होगा तभी आप बड़े सवाल को बना पाओगे। तो क्षेत्रफल के कितने फॉर्मूले? आधार गुणा ऊंचाई। जो जो चीज़ें हमें दी रहेंगी पेपर में, उनका इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन के आंसर को कर लेंगे, और वही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हमें क्वेश्चन में उसने दे रखा है। ठीक है, जो कंडीशन है उसने दे रखी है। परिमाप की बात की जाए तो परिमाप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर कितना रहेगा? 4a। क्यों रहेगा 4a? इसके पीछे फिर से वजह है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है, वैसे ही तुरंत एक लाइन जल्दी से लिख दीजिएगा अपने नोट्स में कि वर्ग की भुजा अगर समान होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा अगर समान होती है, तो वैसे ही समचतुर्भुज की भुजा भी क्या होती है? समान होती है। समचतुर्भुज की भुजा भी क्या होती है? समान होती है, क्योंकि a + a + a + a टोटल कितना हो गया? 4a। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये a क्या चल रहा है? भुजा किसकी? समचतुर्भुज की। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उसके बाद अब नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, इसी पर सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम। अभी तक मैंने यही देखा कि सवाल इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक समचतुर्भुज आकृति बना लेता हूँ। ये इतना दिखाई दे रहा है पीछे? सुमित आपको दिखाई दे रहा है पीछे तक? ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर मैंने आकृति बना ली है। क्लियर है? समचतुर्भुज। अब देखो जरा ध्यान से, समचतुर्भुज में और हमें क्या समझना है? क्षेत्रफल आपने समझ लिया, परिमाप आपने समझ लिया, 4a होता है। चलिए, अब समचतुर्भुज में हमें ये समझना है, पहली बात तो ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। ये आप लोगों को हल्की सी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 90 डिग्री कैसे बनता है? एक लाइन पर खड़ी सीधी लाइन, तो वो हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, ये 90 डिग्री तो है नहीं। क्लियर हो गया होगा इतनी बात? इतनी बात क्लियर होगी? चलिए, अब हमेशा ध्यान रखना, विकर्ण, अभी मैंने बताया भी था कि जब एक कोने से दूसरे कोने को हम तिरछा मिलाते हैं तो वो अपने आप में क्या होगा? विकर्ण होगा। अब इस बात को आप नोट करते रहें। ठीक है, ये अगर पॉइंट यहाँ पर अगर मैं Q मान लेता हूँ, ठीक है, ये क्या पॉइंट है? Q पॉइंट है। मतलब जहाँ पर दो विकर्ण मिलते हैं वहाँ पर उस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया है? Q। और हमेशा ध्यान रखना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। कहने का मतलब ये हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो ये भी कितना रहेगा? 90। ये भी कितना रहेगा? 90। तो ये भी कितना रहेगा? 90। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब ये बात सबको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये जो आपका त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज इधर बना, एक त्रिभुज इधर, तो ये जो 4 त्रिभुज बने हैं ना, तो चारों के चारों क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज अगर यहाँ पर बने हैं तो समकोण त्रिभुज को भी मुझे यहाँ पर बताना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले समकोण त्रिभुज के नियम को नहीं बताया था। इसके बाद तुरंत हम किसको पढ़ेंगे?
समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम वहाँ पर कंडीशनों को बनाएंगे। चलिएगा, ये बात सबको समझ आ गई। तो क्षेत्रफल आप लोगों को मालूम पड़ चुका है, परिमाप आप लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से इस बात को रिकॉल कर दूं। ठीक है, क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले, समचतुर्भुज के अंदर आधार गुणा ऊंचाई। कई बार पेपर में हम जल्दबाजी ये कर देते हैं, यहाँ पर 1/2 लगा देते हैं, गलती मत करना। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, ट्राइंगल का। यहाँ पर ऐसा काम मत करना आप, आधार गुणा ऊंचाई केवल इतना। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होगा, जब आपको विकर्ण दे रहेंगे तो 1/2 विकर्ण पहला गुणा विकर्ण दूसरा रहने वाला है। उसके बाद मैंने तीसरी कहानी आप लोगों को ये बताई कि परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या रहेगा, 4 गुणा भुजा। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताया वो ये बताया कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। हमेशा ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और अगली बात जरा समझ लीजिएगा, ये क्यू पॉइंट क्या करता है ना, ये क्यू पॉइंट क्या करता है इस समचतुर्भुज के अंदर, ये क्यू पॉइंट्स इस समचतुर्भुज के अंदर ऐसा ये काम करता है कि जो भी विकर्ण होगा उसको बराबर रेशियो में काट देगा। क्या करेगा ये क्यू पॉइंट, उस विकर्ण को बराबर रेशियो में काटेगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं कहता हूं कि AC बराबर लिखा हुआ है, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान कितना है भाई, 13 है। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्यू पॉइंट क्या करेगा, इस पूरे विकर्ण को रेशो में बांट देगा बराबर। कैसे, अगर ये पूरा का पूरा 13 है तो ये 6.5, तो ये कितना रहेगा 6.5। इतनी बात सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रहा। उसके बाद अगर मैं इस dB को अगर 10 कहता हूं तो इसका मतलब आप समझ जाना QB का मान 5 रहेगा और QD का मान कितना रहेगा 5। क्यों, अभी हमने समझा, क्यू पॉइंट उस पूरे विकर्ण को बराबर रेशो में बांटता है। ये नेक्स्ट इसमें पॉइंट था। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब क्या समझने वाले हैं, जितनी भी आकृति हम पढ़ेंगे, चाहे वो मेंसुरेशन 3D क्यों ना हो, जितनी भी हम आकृति पढ़ेंगे चाहे वो मेंसुरेशन 3D क्यों ना हो, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमम टाइम समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के हर नियम का आप लोगों को ज्ञान होना जरूरी है। तो वो समकोण त्रिभुज क्या है उसको देख लेते हैं। आइए समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंप्लीट त्रिभुज नहीं बताने वाला हूँ, क्या बताऊँगा, केवल यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में। और वो भी मुझे यहाँ पर केवल आप लोगों को जो क्लियर करना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कई लोगों ने तो वैसे जवाब दे दिया होगा, लेकिन मैं उन लोगों से ज़्यादा इस समय पूछना चाह रहा हूँ जो नए व्यूवर्स हैं। ठीक है, आपने 8वीं 7वीं क्लास में इस थ्योरम को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखो कैसे इसको फाइंड आउट। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी मान हो सकता है, यहाँ पर 13 14 अगर हो तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आएगा क्या, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नियम का इस्तेमाल करते हैं जो पाइथागोरस सर ने बताया है, और उस नियम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेन्यूस। उसी तरीके से आधार, बात समझ आ रही है, लंब, और ये क्या रहने वाला है, कर्ण। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को आप लिखते जाइएगा। चलिए अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है भाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, कहने का मतलब कर्ण यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूस, बेस, और ये क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर। उस तरीके से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर मुझे AC स्क्वायर का मान बताना है, मतलब AC का मान बताना है, तो देखो इसी तरह से निकलेगा। AC मतलब क्या है, कर्ण है AC। उसके बाद आप क्या कहेंगे, आधार क्या है हमारा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे मुझे इस बात को कहीं पर भी बताने की शायद जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से इस बात को कह रहा हूं कि हमेशा इसको ध्यान रखना। AC का मान हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर AB कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, बात समझ आ रही है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 9 टोटल 25, कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब मुझे अगर 25 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर बताना है तो ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ से हम वर्ग को उधर लेकर जाएंगे। ये छोटी छोटी क्लासों में आपने बात सीखी होंगी। तो कितना हो चुका है, 5 दिखाई दे रहा पीछे सभी को। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ चुका है, 5। ये बात समझ आ गई। लेकिन
हमेशा आपने ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, तो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी के देखो और फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए ये 5 दिया हुआ है, ये आपसे मान पूछा जाए, तो इसके लिए देखो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वही फॉर्मूला AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो मान आपको दिया है उसका मान रख दीजिए, बाकी प्लस माइनस कर लीजिए, आपको जल्दी से मिल जाएगा। फॉर्मूला आपका क्या है, सेम है। लेकिन अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आप लोगों से मैं अभी जानकारी आपको देने वाला हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये है कि यदि आपको दिए जाए नंबर 3 तो आप कह देना उसके साथ 4, उसके बाद क्या आएगा 5। ये पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, 6, 8, 10, ठीक है। उसके बाद अगले पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर आते हैं 24, 25, 7। उसके बाद अगले पर आते हैं 15, 8, 17। ये बात सबको समझ आ रही है, 12, 13 और उसके बाद कितना 5। उसके बाद 20, 21, 29, ठीक है। ये आप जल्दी से नोट करके लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस पर मैं देखो आप लोगों को ये बात बताने वाला हूँ। हमेशा एक बात तो ध्यान रखना, ये पाइथागोरन मतलब ये 3 साइड है किसकी, समकोण त्रिभुज की। ये भी 3 साइड है समकोण त्रिभुज की, ये भी 3 भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की। जो भी आपको एक पेयर में, मतलब एक यहाँ पर जो भी आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सबसे बड़ी जो भुजा होगी ना वो हमेशा भाई कर्ण कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसा 5 क्या है, कर्ण है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या कहलाएगा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण क्या है यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या है 25, यहाँ पर 17, यहाँ पर 13 और यहाँ पर कितना 29। अब पेपर में होता क्या है, पेपर में इन्हीं के हाफ, इन्हीं के डबल, इन्हीं का 1/3, इन्हीं का 3 गुना इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है। लेकिन अगर ये इस्तेमाल नहीं किए जा रहे तो वहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, और पाइथागोरस थ्योरम में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं देखो आगे। कहने का मतलब ये हो गया, इनका मतलब ये हुआ, अगर आपको यहाँ पर 29 दे दिया गया, यहाँ पर 21 दे दिया गया, तो आप तुरंत कह देना यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर होता और आपसे कहता कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है 29 है और उसका लंब कितना 21 है, तो आप तुरंत कह देना ये कितना होगा 20 होगा। मान लीजिए क्वेश्चन होता कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, बात समझ आ रही है, और इसका जो लंब है वो 5 है, तो आप तुरंत कह देना ये कितना होगा 13, क्योंकि हमने समझा है कि 13 के साथ क्या होता है 13, 12, 5। जैसे आप लोग पहाड़े टेबल याद करते हो उसी तरीके से आपको ये भी याद होनी चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन 3D में और खासकर एल्जेब्रा और टिग्नोमेट्री के अंदर मैं इनका ही इस्तेमाल करूँगा जहाँ जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनने वाला है। ये बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। अब एक बात इसमें मुझे और बतानी थी, जैसे आप जरा इस बात को समझिएगा भाई। मान लीजिएगा यहाँ पर उसने बोला कि एक समकोण त्रिभुज है और उसकी एक भुजा का मान 15, एक मान आपका 12 और एक हो चुका है 9, ये आपसे पूछ लिया जाए। ये बात सबको समझ आ गई। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर और उसका मतलब आधार 12 सेंटीमीटर, उसका लंब कितना है 9 सेंटीमीटर। कर्ण बताइए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप तुरंत इस बात को समझेंगे कि आपने अभी तक 12 के साथ 9 कहीं पर नहीं पढ़ा हुआ है, अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करें, इन दोनों नंबर को उठा करके यहाँ पर लिखें। अब ये देखें क्या बोला मैंने, इन दोनों नंबर को उठा करके नीचे लिखें। अब ये देखें कि किसी के पहाड़े से कट तो नहीं रहे, और बिल्कुल कटेंगे किससे 3 से, तो 3 से इसको काटिए। जब 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो आप समझ जाना 3 के साथ इस्तेमाल क्या हुआ 4 इस्तेमाल हुआ। और पाइथागोरन ट्रिपलेट की सीरीज में 3 के साथ अगर 4 आ चुका तो क्या बचा 5। तो इसका मतलब जरा समझें, आप 3 से डिवाइड करके आए थे, 3 से डिवाइड करके 4 3 लेकर आए थे, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना बनेगा 15। तो आप तुरंत कह देना यहाँ पर कितना आने वाला है 15, वरना यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ जाएगी और वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और पेपर के अंदर टाइम को बचाना ही हमारा मेन काम है। ये बात सबको समझ आ गई। अब अभी तक हमने जो आकृतियाँ पढ़ी हैं वर्ग और समचतुर्भुज, उनसे डिफरेंट सवाल जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले सवाल पूछे जाते हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने लगा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को वर्ग और समचतुर्भुज पर आए हुए सवाल बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। वर्ग एवं समचतुर्भुज पर आधारित जो हमने नियम अभी तक सीखे, उन पर
जो सवाल मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं उन पर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि वर्ग के अगर हमें नियम मालूम पड़ चुके हैं, समचतुर्भुज के नियम अगर हमें मालूम है, तो हम आसानी से सवालों को पेपर में किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, जो सवाल व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं वो एसएससी के किसी न किसी वेरिएंट के अंदर पूछे गए हैं, तो बड़े ध्यान से उनका एक बार सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने मेंसुरेशन 2D को अच्छे से बनाना है तो जितनी बातें आप लोगों को यहाँ से मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ उनको हमेशा आप ध्यान में रखें। ठीक है, पहले सवाल को एक बार देख लेते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। आसान सवाल पहले मैंने रखा हुआ है जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। आसान उन्हीं के लिए होगा जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, सही है। टफ उनके लिए होगा जिन लोगों ने उस चीज़ को नहीं पढ़ा हुआ है। अब एक बार बताओ, एक वर्ग का विकर्ण है तो कहने का मतलब सबसे पहले मुझे एक वर्ग बना लेना चाहिए। विकर्ण आप लोग जानते हैं क्या होता है विकर्ण, तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर एक डायग्राम बना जाए वर्ग का, ये ABCD मैंने इसका नामकरण कर दिया है। उसने बोला कि इसका जो विकर्ण है ना, तो इसलिए देखो मैंने जल्दी से विकर्ण बना लिया। अब एक बात बताइए आप, अगर विकर्ण 12 है, अगर यहाँ पर 12√2 होता, 12√2 होता तो आप जल्दी से कह देते कि इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाती, 12। लेकिन पेपर वाला बड़ा चालाक है, उसने बोला कि भाई यहाँ पर 12 है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, या तो आप ये कह सकते हो कि इस 12 को यहाँ से खत्म करो, और 12√2 का मान कितना दे रखा है, 12। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है यहाँ पर 12√12, सही है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि √2 का मान आपको कितना दे रखा है, 12। तो एक का मान, एक का मतलब ये एक क्या है, भुजा है, तो जब आप मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12/√2। उस तरीके से ये भी तरीका ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, पेपर में करना क्या है, कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिस के तौर पर हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने के लिए। अगर 12√2 नहीं है, किसी भी वर्ग की विकर्ण की अगर बात की जा रही है, तो हमेशा ध्यान रखना आप क्या करेंगे, इसको भी आप एज इट इज़ 12 लिख देंगे, लेकिन डिवाइड में क्या लिखेंगे, √2। बात समझ आ गई सभी को, बस इतना हो चुका है। अब क्या पूछा था, वर्ग की भुजा, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा हमारे पास आंसर आ चुकी है कितना, 12/√2। लेकिन अगर हमने विकल्प को देखा तो कहीं पर भी 12/√2, 12/√2 कहीं पर भी नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा क्या उसने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया होगा, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आपने इसको आगे √2 नीचे से गायब कर लेना है बस, क्योंकि डिवाइड में कहीं पर भी नहीं चल रहा है इसलिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी, सही है। हमने क्या किया है, √2 से ऊपर और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। अब आप मुझे बताओ √2 गुणा √2, अब इस बात को समझे जरा, आगे शायद मुझे इस बात को बताने की बार बार जरूरत ना पड़े। √2 प्लस √2 अगर प्लस में है तो ये हो जाता है 2√2। इसकी जगह पर √3 प्लस √3 भी होता तो आप उसको लिखते 2√3। क्लियर है इतनी बात, प्लस में है तो जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में यदि है √2 मल्टीप्लाई √2, तो कहने का मतलब ये कंप्लीट आपका √2 गुणा √2 बन जाता है, पूरा 2 बन जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो, तो आप कह देना कितना, 3। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आप चाहें तो इसको अपनी डायरी में आप नोट करके लिख लें, जो लोग पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। सरलीकरण में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप मुझे बताओ ये कंप्लीट कितना हो चुका है, 2। जब 2 से इसको काटोगे 6 बार जाएगा, तो आपके सवाल का उत्तर वर्ग की भुजा जो है वो कितनी आ चुकी है, 6√2। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर है इतनी बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है, कोई भी सवाल हम नहीं छोड़ेंगे, और आप कोई भी किताब का सवाल बना लेना, बड़े आसानी से बन जाएगा। बस वो फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। 2-2 आकृति लेकर के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और पूरे टॉपिक को इसी तरह से समाप्त कर लेंगे, सही है। कोई भी कंसेप्ट हम नहीं छोड़ने वाले। यदि एक वर्ग का विकर्ण, देखो फिर से वही है, तो कहने का मतलब वर्गाकार आकृति में बना लेता हूँ। प्रत्येक बार आपने यही काम करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आपको शायद ये डायग्राम बनाने की जरूरत भी ना पड़े। तो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, 10। क्या पूछ लिया आपसे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो कहने का मतलब भुजा लेकर आनी पड़ेगी मुझे। अब भुजा कितनी होगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है, 10/√2। क्लियर है इतनी बात। तो कहने का मतलब 10 बटे कितना हो चुका है, √2 गुणा 10/√2। जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो अभी बताया भी था ये कितना हो जाएगा, 2, और 2 को 10 से काटोगे तो 5 जाएगा। तो इसका मतलब आंसर कितना हो चुका है, 50। ये आपके सवाल का उत्तर है। एक बार आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास तो कीजिए। मैं समझता हूँ कि मेंसुरेशन 2D और 3D को जो लोग ये कहते हैं कि बड़ा टफ है या बड़ा ही परेशान करता है, तो मैं आपको बताऊँ परेशानी केवल उन लोगों को होती है जिनको फॉर्मूले मालूम नहीं है और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। बड़ा आसान टॉपिक होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में ऐसा क्या है, सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 2 वर्गों की भुजाओं, तो कहने का मतलब मुझे 2 वर्ग जल्दी से बना लेने चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से जो जो कहा जाएगा मैं वैसे वैसे उसमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाता रहूंगा, और ऐसे आपने भी करना है। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात में है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब वास्तविक भुजाएं 3:4 के अनुपात में यदि हैं, तो इसका मतलब वास्तविक भुजाएं हो सकता है कि 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए। तो ये क्वेश्चन को मैच करा के पता चलेगा। इतनी बात क्लियर है। उसने पूछा है उन दोनों का समेकित क्षेत्रफल, मतलब कंबाइंड जिसको बोला जाएगा, कंबाइंड जो क्षेत्रफल है 12.25 वर्ग मीटर है, तो बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर होगी। अब आप मुझे बताइए जल्दी से, बड़ा वर्ग है कौन सा? बड़ा वर्ग वही है जिसकी भुजा बड़ी है, और बड़ी भुजा कौन सी है? 4। अगर यहाँ पर देखें क्वेश्चन को, तो कहने का मतलब मेरे क्वेश्चन के केवल 2 आंसर वैलिड है भाई, या तो पहला या तीसरा, सॉरी या तो पहला या फिर कौन सा? चौथा। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं ये, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4। लेकिन अब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शन मैच हो गए। चलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैलकुलेशन के हिसाब से आप डील करें। अब देखो, अगर ये 3 है और ये 4 है, उसने क्वेश्चन में क्या रखा है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए जरा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि भुजा का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो 16 और 9 समेकित की बात की गई, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। समेकित कितना हो चुका है? 25। भाई हमारे हिसाब से जो भी हमने रेशो के हिसाब से लेकर चले तो वो 25 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 12.25। ये बात सबको समझ आ गई। अब 12.25 ये एग्जैक्ट है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आई है किसकी? क्षेत्रफल की, जो क्वेश्चन में गिवन है। बट हमारे पास कितनी आई है? 25। अब इसको भाग करके देख लेते हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो रिलेशन बनाकर देख लेते हैं। रिलेशन कैसे बनेगा? 25 ये हो जाएगा भाई 25 चौका 100 और 25 9 जा 225। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.49। अब हमें अंत में लास्ट में क्वेश्चन में क्या बताना था कि वर्ग की प्रत्येक या वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने मीटर लंबी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा यदि हम निकालेंगे तो वर्ग की भुजा कौन सी बतानी है? बड़ी भुजा बतानी है, वर्ग की लंबी भुजा बतानी है। तो लंबी भुजा इसका मतलब कौन सी होगी? 4 के रेस्पेक्ट में ही होगी 4। तो 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 49 का स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि ये जो आपका योगफल है, समेकित क्षेत्रफल जो योगफल आया है, तो योगफल का मतलब वो वर्ग करके आया है। अगर आप भुजा निकालोगे तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट करना पड़ जाएगा आपको। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो जब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 0.7। क्लियर हो गया? और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.8। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, और सवालों की ओर बढ़ लेते हैं। अगले सवाल ये बढ़ते हैं समचतुर्भुज के सवालों की ओर। समचतुर्भुज का पहला जो सवाल है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना है जिसके विकर्णों की लंबाई 12 और 14 सेंटीमीटर है। विकर्ण मैंने आप लोगों को पहले बता दिए हैं, और मैं आपको साथ साथ में वही बातें रिपीट करता जाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं लेना है या जिन लोगों को अच्छा स्कोर नहीं करना है वो इन वीडियो को ना देखें। ठीक है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल निरंतर इनको देखें। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आप इस चीज़ का भरोसा रखें। ठीक है, पेपर में सवाल कुछ आसान और कुछ मध्यम रेंज के और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। हर रेंज को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। बस थोड़ा सा आपने क्या करना है कि वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ये नहीं कि वीडियो को आपने स्किप कर देना है। चलिए, समचतुर्भुज के सवाल के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई समचतुर्भुज की आकृति हमने पढ़ी थी कि वर्ग से ही बनाया जाता है, बस थोड़ा सा उसको धक्का दे दिया जाता है। ठीक है, और या फिर दूसरी भाषा में कहें तो वर्ग के कोनों को खींच दिया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर अगर समचतुर्भुज, सबसे पहला काम आपका भाई यही होगा, पेपर के अंदर यही काम आपका होगा कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसके लिए बनाया क्यों? इसलिए बनाया क्योंकि समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। अब क्या क्या बात जानते हैं हम लोग इस समचतुर्भुज के बारे में? हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर काटते हैं। और क्या बात जानते हैं? समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का मान क्या होता है? बराबर होता है। और क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में? हम समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि इसका परिमाप जो होता है वर्ग के समान ही होता है, क्षेत्रफल नहीं होता। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। आगे और क्या समझा था हमने? जरा ध्यान दीजिए। हमने समझा था कि ये जो क्यू पॉइंट होता है ना समचतुर्भुज के अंदर, ये क्यू पॉइंट क्या करता है? इस पूरे विकर्ण को या इस पूरे विकर्ण को, मतलब डीबी को बराबर रेशो में बांट देगा। कहने का मतलब अगर ये पूरा का पूरा आपका 44 है तो ये होगा आपका 22 और ये भी 22 होगा, उस तरीके से। ठीक है, अब चल देते हैं क्वेश्चन में
डायग्राम बनाने के बाद आप ये चीज़ें ढूंढेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। विकर्णों की लंबाई 12 और 14 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब कोई भी आप मान सकते हो, देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कौन सा है, ये 12 नहीं होगा, 12 तो ये छोटा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा होगा 14। आप डायग्राम इसका जस्ट अपोजिट मतलब इधर को भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फिक्स होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब एक बार बताओ क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल। कितना आसान सवाल है। मैंने क्या कहा, मेंसुरेशन 2D और 3D के अंदर अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का 60% काम हो चुका है। बाकी तो कैलकुलेशन और कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल का। अब एक बात बताओ, क्षेत्रफल के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था आधार गुणा ऊंचाई, केवल आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 1/2 आधार गुणा 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अब क्वेश्चन को देख करके हमें यह कैसे पता चले कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर विकर्ण पहले से दिए हुए हैं, विकर्ण यदि पहले से दिए गए हैं तो हमेशा ध्यान रखना, विकर्ण अगर पहले से दिए हुए हैं तो केवल फॉर्मूला आप लोगों का लगेगा विकर्ण वाला। 1/2 पहला विकर्ण कौन सा हो चुका है भाई, और दूसरा विकर्ण कौन सा हो चुका है, उनको रख करके उसका हाफ कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब पहला विकर्ण हमारे पास आ चुका है 14, दूसरा विकर्ण है आपका 12, और इसका मैं क्या करूंगा हाफ। केवल वैल्यू को पुट किया है d1 गुणा d2/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 14 गुणा 6 मतलब 14, 6 कितना होता है, यहां पर हो जाएगा 84। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो जवाब आ चुका है वो कितना, 84। अगर हर कंडीशन आप लोगों को मालूम है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में ऐसी क्या कहानी है, दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल यह है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल के आप लोगों को क्लियर होने चाहिए फॉर्मूले, जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 36 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। इधर बना देता हूं मैं डायग्राम। ये बन चुका है आपका डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात को। ये आपका बन चुका है डायग्राम। क्लियर है? डायग्राम बनाने के बाद जो जो चीजें उसने दी हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। उसने बोला कि इसका एक भुजा का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर, लिख लिया हमने। और उसने बोला कि इसका एक विकर्ण 36 है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, एक विकर्ण अगर 36 है तो इसका मतलब ये क्यू पॉइंट अगर रहने वाला है, ये अगर क्यूब पॉइंट रहने वाला है, तो अगर ये 36 है तो क्या मैं इसको कह सकता हूं ये 18 है, ये 18 है। क्यों? क्योंकि क्यू पॉइंट क्या करता है, इस पूरे विकर्ण को आधे रेशो में बांट देता है। कहने का मतलब अगर ये पूरा का पूरा 36 है तो ये 18 है प्लस ये कितना है, 18 है। क्लियर है? ये बात मैंने अभी कुछ समय पहले बताई, और साथ में फॉर्मूलों के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को पहले ये क्लियर बात बता रखी है। क्लियर है? चलिए, अब तो विकर्ण है तो इसका मतलब क्षेत्रफल बताना है, तो इसका मतलब दूसरा विकर्ण मुझे चाहिए। अब देखो दूसरा विकर्ण यहां पर कैसे आएगा। हम ये बात भी जानते हैं कि ये क्यू पॉइंट क्या करता है, ये क्यू पॉइंट क्या करता है, दोनों विकर्णों को 90 डिग्री पर काटता है। अब एक बात बताओ, अभी अगर मैं आपसे अगर आपसे पूछूं, यहां पर मैंने लिखा A, यहां पर मैंने लिखा Q, और यहां पर लिखा मैंने B। ठीक है, एक बार समझना है भाई इसको, बाकी अन्य सवालों में केवल आप लोग जल्दी जल्दी इस बात को अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये इस वाले पार्ट को कट करके मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां से इसको कट करके यहां पर पेस्ट कर दिया, और ये आपका क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो यहां पर लिख दिया मैंने 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। उसके बाद एक भुजा 18 है, ये भुजा हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी देखो, मैंने पहले भी बता रखा है कि पाइथागोरस थ्योरम यहां पर इस्तेमाल की जाएगी। अब यहां पर 30 है, यहां पर कितना है, 30 है, और ये 18 है। अब ये मान कैसे आए, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, या फिर मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों नंबर को उठा करके नीचे लिख लो। आप लिख लिया, तीसरा नंबर चाहिए आपको। अब ऐसा कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हमने कोई भी यहां पर ऐसी संख्या नहीं पढ़ी है कि मतलब 30 के साथ 18, 18 के बाद दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको काट कर देखिए। इसको काटते हैं, देखो भाई 3 से, और 3 से काटेंगे तो 10 आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो 10 के साथ क्या आ चुका है, 6। 10 के साथ 6, वो आपने 6 के 6 पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर याद कर रखे हैं तभी आपके क्वेश्चन जल्दी से हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो 10 के साथ 6, ठीक है, और 6 के साथ क्या आता है, 8। किससे डिवाइड करके आए थे आप, किससे डिवाइड करके आए थे आप, क्योंकि हमें बी क्यू का मान निकालना है। किससे डिवाइड करके आए थे, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24। तो यहां पर 24 लिख लेता हूं मैं। तो बी क्यू का मान आ चुका है 24। तो जरा ध्यान दीजिए, बी क्यू का मान पहले से हमारे पास कितना है, 18। चलो यहां पर मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, यहां पर कितना आ जाएगा, 24। तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाने वाला है, 24। ठीक है, बात समझ आ गई। कहने का मतलब अगर आप इसको 18 लिखते तो फिर इसको निकालना पड़ जाता। आप
परपेंडिकुलर को और आधार को, परपेंडिकुलर को और बेस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं जैसा आपका मन है। अब करना क्या है भाई, इतनी चीजें हो चुकी हैं, इसको नोट कर लेना जो मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है। अब केवल हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हमें विकर्ण दोनों मिल चुके हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, क्योंकि क्षेत्रफल हमें बताना है। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण कितना था पहले से 36, दूसरा विकर्ण कितना है, दूसरा विकर्ण आ चुका है 48। अब आप कहोगे 48 कैसे आया, क्योंकि 24 मान तो केवल इतना आया था, ठीक है, और 24 + 24 टोटल कितना हो चुका है 48। क्लियर है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आप मुझे बताओ ये कितना हो जाने वाला है भाई। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको लिख लेते हैं 18, 8 8 64, लास्ट में 4 आना चाहिए। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो कैलकुलेशन कहीं पर भी डिसबैलेंस नहीं होगी, ठीक है, बड़े आसानी से आंसर आ जाएंगे। जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे 18 × 48 को, तो आप देख लेना आपका बिल्कुल सही जवाब कितना होगा 864। लेकिन मैंने आप यहाँ पर जल्दी से इकाई के अंक कंपेयर किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें लास्ट में क्या हो 4। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाइट बोर्ड पर लिखा होगा। एक बार इसको बनाने का प्रयास करें भाई, ठीक है, बनाने का प्रयास करें और देखें क्या आप लोगों को समचतुर्भुज अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन में अब बता देता हूं, आपने ट्राई कर लिया होगा। उसने कहा समचतुर्भुज के विकर्ण 32 तथा 60 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। सबसे पहले तो यहां पर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए समचतुर्भुज, क्योंकि कई बार तो हमें यही नहीं पता होता स्टार्टिंग में कि भाई हमें निकालना क्या है। तो ये अगर क्वेश्चन आपको पता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप लोगों को मालूम पड़ चुकी है ना, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकता है। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, 2 बार पढ़ो, जितनी बार आप क्वेश्चन को उस तरह से रिवाइज करते रहोगे अपने आंखों के सामने, तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। समचतुर्भुज का परिमाप, और बोलो ये क्या होता है, जल्दी से बोलो 4a। पीछे दिखाई दे रहा भाई सभी को, क्लियर है। तो कितना होता है 4a, क्लियर है। समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है 4a। a क्या है, समचतुर्भुज की भुजा। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना लूँ जल्दी से, जिससे कि और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब पूरा डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देते हैं, क्यों, जब भी क्वेश्चन समचतुर्भुज का है तो इतना काम कर लेना और साथ में यहाँ पर लिख देना कितना 90, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, उसने बोला विकर्ण दे रखे हैं, तो इसका मतलब एक विकर्ण तो 32 है, दूसरा 60 है, तो इसका मतलब एक को हम लिखेंगे 16 16। ये बात कितने लोग समझ चुके हैं, क्लियर हो गया। सुमित आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए कैसे आया ये सबको समझ आ रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 32 था। ये क्यू पॉइंट क्या करता है, इस पूरे विकर्ण को आधे आधे रेशो में काट देता है। तो कितना हो गया 16 16। अब ये कितना दे रखा है, दूसरा विकर्ण कितना दे रखा है 60। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भुजा चाहिए, और भुजा से ही क्या निकलेगा, भुजा की मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे, हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब अगर 60 है तो इसका मतलब ये 30 30 हो गया। इतनी बात क्लियर है। फिर से इस ट्राइंगल को देखिए आप, और इस ट्राइंगल को देखने पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो इस ट्राइंगल को अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर क्यू पॉइंट मैंने बनाया, और उसके बाद बी, और उसके बाद मैंने लिखा ए, सही है। आप मुझे बताओ ए क्यू का मान हमें फाइंड आउट, ए क्यू का मान हमें कितना दे रखा है 30, उसके बाद बी क्यू का मान हमें पहले से दे रखा है 16, ये मान निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, हम इसको काट के देखते हैं इन दोनों नंबर को। मैंने आपसे कहा था कि पाइथागोरस, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तब आएगा, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम दोनों नंबर को उठा करके नीचे लिखते हैं 30 और 60। इसको काट के देखा हमने, किससे कटेगा ये कटेगा भाई 2 से, ये 15 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 15 के साथ 8 आ गया, क्या बचा, पाइथागोरन ट्रिपलेट की सीरीज में। जिन लोगों ने पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं देखे हैं वो वीडियो को शुरुआत से देखें, बीच में कहीं ना कहीं पर मैंने आप लोगों को जरूर बताया है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होते क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सारी की सारी चीजें, सारे नियम मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर रखे हैं। तो 15 के साथ 8 क्या बचा 17। तो कहने का मतलब 17 यहां पर आएगा, लेकिन 17 एग्जैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि डिवाइड किससे करके आए हो आप 2 से। तो 17 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बना 34। अब जरा ध्यान दो, ये 34 कहां पर फिक्स होगा, ए बी की जगह पर। ए बी हमारे पास कितना आ चुका है 34, क्लियर है। जैसे ही 34 मिला, अब क्वेश्चन में पूछा गया था भाई परिमाप बताओ, तो 4 गुणा 34 हम लिखेंगे, 4 गुणा कितना 34, ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। 4 चौक 16 मतलब लास्ट में 6 आएगा। ये देखो 2 आंसर हो गए, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 तिया 12, सही है, 4 चौक 16, 4 तिया 12, और एक कितना हो जाएगा 13, 136। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है।
दो आकृतियां आपने अभी तक पढ़ी और दोनों आकृतियां अब क्वेश्चन भी आप लोगों के रेडी हो चुके हैं कि पेपर में कोई भी सवाल आएगा तो हम बड़े आसानी से बना लेंगे। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो भी किताब आपके पास है घर पे, जो भी किताब आपके पास है, आप उसको क्या करें, जितने भी सवाल केवल वर्ग से और समचतुर्भुज से आए उनको आप एक बार बना कर देखिएगा। जो भी डाउट आते हैं, अभी डाउट आएंगे जरूर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी कम लिए हैं। 3 सवाल मैंने आपको वर्ग के समझाए, 3 सवाल मैंने आपको समचतुर्भुज के समझाए। ठीक है, सवाल कम है, मैं भी जानता हूं, लेकिन धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन को मतलब टॉपिक को पूरा समाप्त करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे, है ना। क्वेश्चंस लगाएंगे, कम से कम 50-50, 100-100 सवाल लगाएंगे तो हर चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। कहीं पर भी आपको भागने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे टॉपिक मैं आप लोगों को यहीं पर कराने वाला हूं। बस आपने इतना सा काम करना है कि चैनल को सपोर्ट करते रहना है। ठीक है, जिन लोगों को चैनल के बारे में नहीं मालूम है उनको जरूर बताइएगा। जो कॉम्पिटिटर है इस समय किसी भी एग्जाम के लिए, वो टारगेटेड है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।